हेलो दोस्तों, देखिए पिछले वीडियोस में हम लोग कर रहे थे पेपर का एनालिसिस, जिसमें हमने आधे पेपर का एनालिसिस कर लिया था। जो आपका सब्जेक्ट था वह था डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन। ठीक है। अगले जो आपकी क्वेश्चन है वह कुछ इस प्रकार है, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि देखिए एक बार कम से कम वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें और हमें एक बार वीडियो को लाइक और कमेंट करके हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बता दिया करें कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। बिकॉज हम भी देखिए टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो थोड़ा सा यदि आप लोग हमें ऐसा कुछ कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके हमें अवश्य बता दिया करें। देखिए चलिए, वैसे भी हम ज्यादा किसी से अपने प्रमोशन वगैरह कुछ करवाते नहीं और ना ही हम ज्यादा कुछ करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है यदि कंटेंट अच्छा मिलेगा, यदि कंटेंट अच्छा लगेगा तो अपने आप ऑडियंस का टारगेट बढ़ता है। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन जो आपको कम से कम एक बार ये तो सोच लेना चाहिए, चलिए कम से कम स्टेटस पे एक बार वीडियो की लिंक लगा दें, अपने ग्रुप्स में सभी को शेयर कर दें, इतना तो आपका हक बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं किसमें सबसे कम कच्ची प्रोटीन की मात्रा है। किसमें सबसे कम कच्ची प्रोटीन की मात्रा है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन है फिश मील, दूसरा है आपका ब्लड मील, तीसरा है आपका सोयाबीन मील और चौथा ऑप्शन है आपका कॉटन सीड मील। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो आपका सही आंसर है वह है आपका सोयाबीन मील। क्या है वह है आपका है सोयाबीन मील। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दूध का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। तो अब देखिए, स्वाद का मतलब होता है कि उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है। अब एक चीज आप बताइए कि दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है। दुग्ध में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वह लैक्टोज शर्करा होती है। कौन सी होती है? लैक्टोज शर्करा होती है। तो दुग्ध का जो मीठा मीठा स्वाद होता है, जो टेस्ट होता है, वह लैक्टोज शर्करा के कारण ही होता है। फ्रक्टोज जो शर्करा होती है यह फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है, जो कि सबसे मीठी शर्करा कही जाती है। जो कि सबसे मीठी शर्करा कही जाती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो वह कौन सी होती है? वह आपकी फ्रक्टोज ही होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B12 को भी कहते हैं। विटामिन B12 को भी कहते हैं, यानी कि इनके साइंटिफिक नेम के बारे में पूछा गया है। तो इसका साइंटिफिक नेम देखिए, विटामिन B12 को भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन है आपके पास एस्कॉर्बिक एसिड, बी है आपके पास पेंटोथोनिक एसिड, सी है आपके पास साइनोकोबालामाइन और डी है आपके पास नन ऑफ दीज। अब देखिए नंबर ए से चलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है वह होता है आपका विटामिन सी का नाम। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और पेंटोथोनिक जो होता है वह होता है B5 का। विटामिन B5 का साइंटिफिक नाम होता है। ठीक है, सी होता है आपका किसका? B12 का साइंटिफिक नेम होता है कौन? साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन जो है B12 का साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, इसी प्रकार से B6 का साइंटिफिक नेम होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? B6 का विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम होता है पायरिडॉक्सिन। B3 का होता है नियासिन या निकोटीनिक एसिड। B2 का होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, और B1 का जो होता है वह होता है थायमीन। तो इस प्रकार से विटामिन को याद रखना है। डी का होता है कैल्सीफेरोल, ई का होता है टोकोफेरोल और ए का होता है रेटिनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके नाम याद रख लेने हैं आपको। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह क्या है। अगला क्वेश्चन जो इसमें है वह है आपका, अगला क्वेश्चन है कैरोटीन एक पूर्वगामी है। अगला क्वेश्चन है कि कैरोटीन एक पूर्वगामी है। अब कैरोटीन जो होता है वह किसका पूर्वगामी होता है? कैरोटीन एक पूर्वगामी है। पूर्वगामी है। पूर्वगामी है। किसका पूर्वगामी है? कैरोटीन जो होता है वह किसका पूर्वगामी है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया है विटामिन ए, B1, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन ई। ये जो है आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी और विटामिन ई। तो इनमें से कैरोटीन किसका पूर्वगामी होता है? कैरोटीन पूर्वगामी होता है विटामिन ए का। किसका पूर्वगामी होता है? विटामिन ए का पूर्वगामी होता है। और विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इन चीजों को हम बार बार इसलिए रिवाइज करवा रहे हैं क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। कैरोटीन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है C40H56। कैरोटीन का जो फॉर्मूला होता है वह होता है C40H56। यहीं पर हम बात कर लेते हैं जेंथोफिल के फॉर्मूला की। तो जेंथोफिल का फॉर्मूला होता है C40H56O2।
C40H56O2 यह जो है ज़ैंथोफिल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है कैरोटीन, ऑप्शन है कैरोटीन, केसीन, केसीन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, या फिर ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। अब देखिए नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। ज़ैंथोफिल जो होता है यह एक प्रकार का वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक होता है, जिसका फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया C40H56O2 होता है। यह जो है ज़ैंथोफिल किसमें पाया जाता है? पपीते में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पपीते में पाया जाता है। और पपीते का पीला रंग ज़ैंथोफिल या कैरिकाजेंथिन के कारण ही होता है। राइबोफ्लेविन यह एक प्रकार की विटामिन होती है जो कि विटामिन B1 B2 का साइंटिफिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, इसके कारण नहीं होता है पीला रंग। केसीन यह एक प्रकार की प्रोटीन होती है, मेजर प्रोटीन होती है जो कि दुग्ध में पाई जाती है। बात करें कैरोटीन की, तो कैरोटीन जो होता है इसी के कारण आपकी गाय का पीला दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वह किस रूप में पाई जाती है? शायद आपने यदि हमारी पिछले वीडियोस देखे हैं तो वहां पर हमने कुछ ट्रिक्स बताई हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है आपका घोल, ठीक है, और उसके बाद इमल्सन, घोल, इमल्सन, और उसके अलावा कोलॉइडल, कोलॉइडल, और उसके बाद चौथा है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, तो घोल को हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। इमल्सन होता है आपका जिसे हम हिंदी में निलंबन या पायस के नाम से जानते हैं। और जो कोलॉइडल होता है, कोलॉइडल के फॉर्म में क्या पाया जाता है इसके भी बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए घोल जो होता है, घोल किस रूप में घोल के रूप में पाए जाते हैं। आपके जितने भी मिनरल्स होते हैं दूध में वो सभी सॉल्यूशन के फॉर्म में पाए जाते हैं। इमल्सन के फॉर्म में आपका फैट पाया जाता है, जो कि हमने आपको बताया था कि इमल्सन फैट होता है। इसको याद रखने के लिए आपको Fe याद करना पड़ेगा। आपको याद क्या करना पड़ेगा? Fe याद करना पड़ेगा। F से फैट और E से इमल्सन, यानी कि फैट इमल्सन के रूप में पाया जाता है। जबकि बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है वह आपकी कोलॉइडल फॉर्म में पाई जाती है। किसमें? दुग्ध में। तो प्रोटीन कोलॉइडल फॉर्म में याद रखने के लिए आपको हमने बताया था कि उसके लिए याद रखिए आप PC। क्या याद रखना है आपको? PC। P का मतलब हो गया प्रोटीन और C का मतलब हो गया कोलॉइडल। देखिए ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली हेल्प करती है आपके परीक्षा में, कि आपको तुरंत का तुरंत आपको आंसर आ जाता है। सिर्फ आपको FE करना है। थोड़ा सा यदि आप भूल जाते हैं तो इन्हीं चीजों को याद रखना है। जैसे मिनरल सॉल्यूशन फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो आपका प्रोटीन होती है वह कोलॉइडल फॉर्म में पाया जाता है। फैट होता है वह इमल्सन के रूप में पाया जाता है। तो इन्हीं में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैट इमल्सन होता है या कोलॉइडल होता है, प्रोटीन इमल्सन होती है, कोलॉइडल होती है। इन चीजों के में बच्चे फंस जाते हैं। तो इस प्रकार से इन चीजों को थोड़ा सा हमें डिले नहीं करना है, चीजों को थोड़ा सा याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक आमाशय जुगाली करने वाले पशु में होता है। जो भी आपके जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जुगाली करने का मतलब होता है वे वह पशु जो कि रोमांचकारी होते हैं, मतलब जो जुगाली करते हैं, यानी कि जो रौंथते हैं। रौंथने मतलब मैस्टिकेशन की प्रक्रिया करते हैं। रौंथना जिसे हम बोलते हैं मैस्टिकेशन इंग्लिश में। तो जो रौंथने की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी वह यहाँ पर जो उनकी ग्रंथि होती है उसमें वह अपने भोजन को रख लेते हैं। उसके बाद वह जो है क्या करते हैं, उसके बाद वह उसको मैस्टिकेशन मतलब रौंथ के रूप में उसको जो है अंदर पहुंचाते हैं अपने रुमेन में। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वास्तविक आमाशय जुगाली करने वाले पशु में होता है? तो जिसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं, रुमेन होता है, या फिर ओमेजम होता है, ओमेजम होता है, एबोमेजम होता है, एबोमेजम होता है, और आपका रेटिकुलम होता है। तो ऐसा कौन सा पेट होता है जो कि जुगाली करने वाले पशु में पाया जाता है? तो जुगाली करने वाले पशु में रुमेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जुगाली करने वाले पशु में रुमेन पाया जाता है। इसीलिए इन्हें रुमेनधारी जानवर या रुमेनधारी पशु भी कहते हैं। इन्हें रोमांचकारी पशु या जुगाली करने वाले पशु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टोंड मिल्क में वसा की मात्रा क्या होती है? देखिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, टोंड मिल्क और डबल टोंड मिल्क। इनको समझ लेते हैं कि टोंड मिल्क में वसा की मात्रा, टोंड मिल्क में वसा की मात्रा। अब देखिए ऑप्शंस क्या होते हैं? ऑप्शंस इसके हैं 3.5%, अगला है 3%, 4% और आपका 4.5%। ठीक है,
बच्चे कंफ्यूज होते हैं टोंड मिल्क और डबल टोंड मिल्क में। देखिए जबकि इसमें जस्ट उल्टा होता है कि जो आपका टोंड मिल्क होता है और डबल टोंड मिल्क होता है, टोंड मिल्क में वसा की मात्रा 3% होती है, जबकि डबल टोंड मिल्क में वसा की मात्रा 1.5% होती है, 1.5% होती है। ठीक है, तो हमें इसी प्रकार से याद रखना है कि डबल टोंड मिल्क में टोंड मिल्क की आधी मात्रा यूज होती है। तो यहाँ पर जो टोंड मिल्क है इसकी जो सही बात है यानी कि सही ऑप्शन है वह कौन सा होगा, 3% सही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि IGFRI स्थित है। अब देखिए IGFRI के बारे में यदि आप जानते होंगे, IGFRI का मतलब होता है इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम होता है इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो जो आपका इंडियन ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह कहां पर स्थित है? ऑप्शन में दिया गया है आपको, ऑप्शन में दिया गया है आपको झांसी, उसके बाद आपको हिसार, झांसी, हिसार, न्यू दिल्ली और आपका करनाल। क्या दिया गया है? झांसी, हिसार, न्यू दिल्ली और करनाल। तो इसका जो ग्रास एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह आपका झांसी में स्थित है। कहां पर स्थित है? वह आपका झांसी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? तो जल में घुलनशील विटामिन का मतलब होता है, जल में घुलनशील विटामिन का मतलब होता है इंग्लिश में यदि हम कहें तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती हैं? तो देखिए विटामिन जो आपकी होती है वह दो प्रकार की होती है, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। तो जो आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन होती है वह होती है आपकी ए, डी, ई, के, और जो जल में घुलनशील विटामिन होती है वह होती है बी एंड सी। इसी प्रकार से आप याद रख सकते हैं एडेक और बी एंड सी। तो जो आपकी जल में घुलनशील विटामिन है यदि आपको ऑप्शन में बी मिल रहा है तो सही है, यदि आपको ऑप्शन में सी मिल रहा है तो भी सही है। इन दोनों में से कोई एक ही होगा, दो नहीं होंगे। इसी प्रकार देख लेते हैं कि जो आपका ऑप्शंस दिए गए हैं, विटामिन बी दिया है, विटामिन ए दिया है, विटामिन डी दिया है, विटामिन ई दिया है। तो ए, डी, ई ये तो आपके तीन फैट सॉल्युबल हो गए, लेकिन बात कर रहे हैं हम जल में घुलनशील की। जल में घुलनशील विटामिन आपकी बी और सी है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया है विटामिन बी। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, विटामिन बी आपका ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? विटामिन शब्द के बारे में पूछ रहा है कि जो आपका विटामिन शब्द है वह सर्वप्रथम किसने दिया था। ऑप्शन में देखिए क्या दे रहा है, ऑप्शन में दे रहा है बोरलॉग, ऑप्शन में बोरलॉग, उसके बाद कुरियन, कुरियन, सी नंबर है आपका फंक, और डी नंबर है आपका टेंसले। अब देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले देख लेते हैं बोरलॉग ने क्या किया था। बोरलॉग ने, जो आपके एनी बोरलॉग हैं उन्हीं को हम बोरलॉग भी कह देते हैं, तो ये जो आपके फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं, तो इन्होंने जो है विटामिन शब्द नहीं दिया था। कुरियन जो है यह आपके वर्गीज कुरियन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक या व्हाइट रिवॉल्यूशन का फादर कहा जाता है। उसके बाद फंक की यदि हम बात करें तो फंक ने विटामिन शब्द सर्वप्रथम दिया था, तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी। बात कर लेते हैं टेंसले के बारे में, तो शायद आपने इकोलॉजी पढ़ी होगी, वहां पर हमने इकोलॉजी के बारे में बताया है कि इकोलॉजी वर्ड सर्वप्रथम एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूरे क्वेश्चन का जब आप पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं तो आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध प्रोटीन को कहते हैं, दुग्ध प्रोटीन को कहते हैं, दुग्ध प्रोटीन को कहते हैं, दुग्ध प्रोटीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जीन, जीन, दूसरा है आपका कैरोटीन, कैरोटीन, तीसरा है आपका केसीन, केसीन, और चौथा है आपका कोलेजन। तो देखिए जीन प्रोटीन जो होती है वह आपकी मक्का में पाई जाती है, कैरोटीन यह एक प्रकार का वर्णक होता है, और जो केसीन प्रोटीन होती है यह आपकी मुख्य मेजर प्रोटीन है, जो कि आपकी कहां पर पाई जाती है? जो कि आपकी दुग्ध में पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात लगभग क्लियर हुई होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि एनडीडीबी का पूरा नाम क्या होता है? एनडीडीबी का पूरा नाम क्या होता है? एनडीडीबी का पूरा नाम होता है नेशनल, इसका पूरा नाम होता है नेशनल डेयरी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है इसका पूरा नाम। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ब्यूरो, और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह यही होगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति संबंधित है,
श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति संबंधित है। तो किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन में दिया गया है मछली पालन। क्या दिया गया है? मछली पालन दिया गया है। उसके बाद अगला दिया गया है दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन। उसके बाद मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। और चौथा ऑप्शन है आपका सब्जी उत्पादन। तो देखिए दुग्ध उत्पादन, आपका दुग्ध जो होता है वह सफेद होता है, तो इसीलिए सफेद क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति सफेद दुग्ध को ही कहते हैं। यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है कौन सी? श्वेत क्रांति, जिसके जनक आपके डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, इसी से संबंधित एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, जिसका नाम था ऑपरेशन फ्लड, जो कि लगभग 3 चरणों में, 3 या 4 चरणों में लगभग क्लियर हुआ था। ठीक है, उसके बाद जैसे बात करते हैं मछली पालन की, तो मछली पालन जो है यह आपकी ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आती है, ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत आती है आपकी मछली पालन। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर मधुमक्खी दिया हुआ है, मधुमक्खी जो होती है इससे हनी प्राप्त होता है। हनी को अब जो पहले रखा जाता था गोल्डन रिवॉल्यूशन में, लेकिन अब इसके लिए एक नई क्रांति बना दी गई है जिसका नाम है स्वीट रिवॉल्यूशन। क्या नाम है इसका? स्वीट रिवॉल्यूशन इसका नाम है, जिसे हम मीठी क्रांति के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मीठी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका कि रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होती है? जो आपकी रिकेट्स बीमारी होती है वह किसकी कमी से होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होती है? तो यहीं पर देखिए हम पूरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं किस प्रकार से किया जाता है। जैसे देखिए रिकेट्स बीमारी का मतलब हो गया, स्टार्ट करते हैं नंबर ए से। तो विटामिन ए की कमी से होता है क्या? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। क्या होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। किसको? रतौंधी को इसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। बेरी बेरी होता है। सी की कमी से होता है स्कर्वी, स्कर्वी होता है। डी की कमी से होता है आपका रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? रिकेट्स बीमारी। तो यहाँ पर क्या आएगा? विटामिन डी। यदि इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन क्लियर होंगे, सभी चीजें क्लियर होंगी, तो आपको क्वेश्चन देने में, पेपर देने में आसानी होगी। इसी प्रकार से यदि ई की बात करें तो ई से होती है आपकी बांझपन, जिसे हम कह देते हैं विटामिन ई की कमी से बांझपन, या हम बंधता, या इंग्लिश के लिए हम बात करें तो उसे हम स्टेरिलिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्टेरिलिटी कह देते हैं। विटामिन के की कमी से होता है नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। तो इसी प्रकार से आपकी सभी विटामिन कंप्लीट हो जाती है और इनका पूरा एक फंडा हमें पता चल जाता है कि कौन सी विटामिन से किसकी कमी होती है या कौन सा रोग होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि दुग्ध वसा का अपेक्षित घनत्व होता है। जो आपकी दुग्ध वसा होती है, और हमने आपको जब उसका वजन पूछा गया था तभी हमने आपको बताया था कि जो आपकी दुग्ध वसा होती है उसका अपेक्षित घनत्व क्या होता है। तो दुग्ध वसा का अपेक्षित घनत्व 1.03, सॉरी, दुग्ध वसा, वसा का होता है 0.93। क्या होता है? 0.93 होता है। इसी प्रकार यदि आपसे जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनकी हम मेन चीजें आपको जैसे हम बता देते हैं, जैसे आपका 0.93 होता है दुग्ध वसा का। ठीक है, इसके अलावा 1.037 होता है किसका? 1.03 होता है सेपरेटेड मिल्क का। तालाब के जल का अपेक्षित घनत्व होता है 1। ठीक है, और सॉरी, तालाब के जल का अपेक्षित घनत्व होता है 1.030 से 1.032 तक। और इतना ही होता है आपका दूध का, भैंस के दूध का। और आपकी जो गाय का दूध होता है उसका होता है 1.028 से 1.030। और जो आपका तालाब का जल होता है उसका, सॉरी, जो आपका पानी हैंडपंप से निकलने वाला जल होता है उसका अपेक्षित घनत्व होता है 1। क्या होता है? उसका अपेक्षित घनत्व 1 होता है। तो इनको याद रख लेना, जो कि आपसे डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका डबल टोन्ड मिल्क में वसा की मात्रा होती है। देखिए दोनों क्वेश्चन यहीं पर पूछ लिए गए इसी पेपर में। पहले पूछा गया था टोन्ड मिल्क, अब पूछ लिया गया डबल टोन्ड मिल्क। तो आपका डबल टोन्ड मिल्क में टोन्ड मिल्क से जस्ट आधी रह जाती है, यानी कि 1.5% वसा पाई जाती है। ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन में 1%, आधा परसेंट, 1.5% और 2%। तो आपका सही ऑप्शन है 1.5%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्लेटफॉर्म परीक्षण है? प्लेटफॉर्म परीक्षण है जिसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया है? सीओबी टेस्ट, एमबीआर टेस्ट, एसपीसी टेस्ट और आपका नन ऑफ दी। तो इसमें जो सही आंसर है वह है आपका सीओबी टेस्ट। क्या है? सीओबी टेस्ट है। दूध का हिमांक, यानी कि दूध का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? दूध का
फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दूध का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह होता है माइनस 0.55 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दूध का जो आप सॉरी हिमांक होता है, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कितने पर दूध जम जाता है। जैसे आपका पानी होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है, उसी प्रकार से जो आपका दूध होता है वह -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। उसके बाद एंजाइम शब्द सर्वप्रथम दिया था, एंजाइम शब्द सर्वप्रथम दिया था। एंजाइम शब्द जिसके बारे में जब हमने एंजाइम वाला क्वेश्चन आया था वहां पर हमने बता भी दिया था कि एंजाइम शब्द सर्वप्रथम कोहेने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? कोहेने नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं, फेडरिक, डाल्टन और टेंसले। टेंसले यहाँ भी आ गए, डाल्टन है और आपके फेडरिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गरीब की गाय कहा जाता है। गरीब की गाय भेड़, पोल्ट्री, बकरी या साहिवाल। तो गरीब की गाय कहा जाता है बकरी को। किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। ठीक है, कोल कैल्सीफेरॉल है। कोल कैल्सीफेरॉल, यही अभी हमने आपको बताया था कि विटामिन डी का साइंटिफिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। तो यहाँ पर कोल कैल्सीफेरॉल पूछा है और ऑप्शन में दे रहा है D3, B6, B12 और विटामिन ई। अब देखिए विटामिन ई दे रहा है, विटामिन ई का हमने साइंटिफिक नाम बताया था टोकोफेरॉल होता है। B12 का साइनोकोवैलामाइन होता है, B6 का पायरोडॉक्सिन होता है। ये तीन ऑप्शन निकल गए, चौथा अपने आप सही है, यानी कि D3 जो है आपका कोल कैल्सीफेरॉल होता है। D3 जो है वह आपका उसका साइंटिफिक नेम कोल कैल्सीफेरॉल होता है, कोल कैल्सीफेरॉल होता है। उसके बाद रेसे का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिए क्वेश्चन है आपका रेसे का, हाँ रेसे का सबसे अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा रेसा किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है आपका दलहनी, साइलेज, गेहूं का चोकर और गेहूं। इसमें जो है हमारे हिसाब से ऑप्शन होना चाहिए साइलेज। क्या होगा? साइलेज, क्योंकि यह जो है रेसे वाली फसलें होती हैं उनका साइलेज बनाया जाता है। जैसे आपकी मक्का हो गई, ज्वार हो गई और आपका बाजरा हो गया, इन्हीं और जई हो गई, तो इन्हीं का जो है सबसे अच्छा साइलेज बनाया जाता है। तो साइलेज में रेसे की मात्रा ज्यादा होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिक दाना खिलाने से होता है, कौन सा रोग होता है अधिक दाना खिलाने से? ऑप्शन में दिया गया है अफरा, ऑप्शन में दिया गया है अफरा, डायरिया, डायरिया और जो है आपका एसिडोसिस, एसिडोसिस। ठीक है, और उसके बाद नाइट्रेट विषाक्तता, नाइट्रेट विषाक्तता, नाइट्रेट विषाक्तता। तो देखिए अफरा, डायरिया, एसिडोसिस और नाइट्रेट विषाक्तता। अफरा होता है दूषित भोजन को खाने से, जानवरों में होता है अफरा दूषित भोजन को खाने से, जिसको दूर करने के लिए या जिसके प्रबंध के लिए हमें एक यंत्र, शायद आपको याद होगा, ट्रोकार एंड कैनुला का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ट्रोकार एंड कैनुला का प्रयोग करते हैं, जो कि पशु की बाई कोख में लगा दिया जाता है। और उसका यानी कि जो ट्रोकार होता है वह नुकीला भाग होता है, कैनुला जो होता है वह खोखला भाग होता है। इसमें कैनुला फंसा हुआ होता है, उसको हम पशु की बाई कोख में लगा देते हैं और उससे हम जो कैनुला ट्रोकार होता है उसको हम खींच करके दूर हट जाते हैं। तो उसकी जितनी भी विषैली गैसें होती हैं, दूषित गैसें होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो आपकी गैसें होती हैं ये बाहर निकल जाती हैं, जिससे हमारा पशु मरने से बच जाता है। तो अफारा रोग में ये होता है और इसका कारण होता है कि जो है आपका, इसका कारण यही होता है कि जब हम दूषित भोजन अपने पशु को खिला देते हैं। ठीक है, तो अफारा रोग होता है। उसके बाद डायरिया, डायरिया आपको शायद पता ही होगा कि डायरिया जो है ठंड से होता है। इसका सही ऑप्शन है, हम आपको बता देते हैं, सही ऑप्शन है आपका एसिडोसिस। क्या है इसका सही ऑप्शन? है एसिडोसिस, मतलब एसिडिटी हो जाती है, एसिडोसिस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है। देखिए अभी हमने आपको यह क्वेश्चन बताया था कि दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है। हमने अभी कहा, क्या बताया था आपको? FE याद रखना है, यानी कि फैट, E बराबर इमल्सन, यानी कि इमल्सन के रूप में वसा पाई जाती है। जैसे हम हिंदी में पायस कह सकते हैं। ठीक है, पायस कह सकते हैं। और अगला है आपका घोल, निलंबन, कोलॉइडल। कोलॉइडल के रूप में हमने आपको बताया था, कोलॉइडल के रूप में जो है आपका प्रोटीन पाई जाती है और घोल के रूप में आपके मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरा पेपर सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होता है। किसका? डेयरी एंड एनिमल न्यूट्रिशन का, डेयरी केमिस्ट्री एंड एनिमल न्यूट्रिशन का पूरा पेपर कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हम आपके सभी पेपर कंप्लीट करवा देंगे पेपर आने से पहले, और आपका जितना भी कोर्स बचा हुआ है वह भी आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब टेंशन ना लें। ठीक है, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें अच्छी तरीके से। जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आता है बेल आइकन आप दबा लें, अभी यदि नहीं दबाया है तो। ठीक है, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है
उसको ज्वाइन कर ले क्लास को। डेली हम आपको 1 से 2 क्लासेस प्रोवाइड करा देते हैं। टेलीग्राम चैनल यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जितनी भी वीडियो हमने बना रखी है उनकी प्लेलिस्ट भी हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ठीक है। तो वहां पर जाकर के आप अपना पूरा ज्ञान का भंडार खोल सकते हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारा सिर्फ सीधा सा एक ही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे, जो भी छात्र अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाए लॉकडाउन की वजह से, और उनके पास कहीं ना कहीं थोड़ी सी मनी प्रॉब्लम है, और वो अच्छी सी जो विद्या है वो ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा कहीं भी किसी प्रकार की कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको उनको थोड़ा ऊपर पहुंचाना, अच्छे लेवल तक पहुंचाना हमारा सिर्फ एक छोटा सा उद्देश्य है। तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल का नाम है स्टडी विद टैलेंटेड बॉय। आपसे आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।